अगर हम अ, किस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं बात करें तो बेसिकली 4 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला इक्विटी फंड्स हैं, जो कि स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं, जो कि बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और मनी मार्केट फंड्स हैं, जो कि शॉर्ट टर्म डेब्ट में पैसा लगाते हैं। और बैलेंस या हाइब्रिड फंड, ये बैलेंस करते हैं स्टॉक और बॉन्ड के बीच में। कुछ पैसा स्टॉक पे लगाते हैं, शेयर्स में, और कुछ बॉन्ड में लगाते हैं। तो इस तरह से बैलेंसिंग हो जाती है, तो रिस्क आपका कम हो जाता है। तो आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रेगुलर है, जिसमें कि आप किसी ब्रोकर के माध्यम से या बैंक के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है डायरेक्ट, जिसमें कि आप जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, आप उसके सीधी वेबसाइट पे जाकर के या ऐप पे जाकर के आप सीधे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी ऐप के माध्यम से, दूसरे ऐप के माध्यम से आपको सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रिटर्न थोड़ा बेटर मिलता है, क्योंकि रेगुलर प्लान में नॉर्मली इनका खुद का अपना मार्जिन रहता है, ब्रोकर का या बैंक का। और इस कारण से आपको लगभग 1% रिटर्न कम मिलता है। डायरेक्ट अगर प्लान लेते हैं आप, सीधे एएमसी में जाते हैं, आप वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लगभग आधा परसेंट, 1% या मे बी 1.5% आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। और 3 तरह के ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, जब आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो। एक ग्रोथ ऑप्शन है, जिसमें कि जो आप पैसा जमा करते हैं, वो लगातार इन्वेस्टेड रहता है और बढ़ता रहता है, जब तक कि आप उसको विथड्रॉ नहीं करें या फंड क्लोज़ नहीं हो जाए। और दूसरा डिविडेंड ऑप्शन है। ये इसमें आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न मिलता रहता है, और आपको एक इनकम होती रहती है। लेकिन इसमें सारा पैसा इन्वेस्टेड नहीं रहता है, चूँकि आपको पैसा वापस मिलता रहता है, तो ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होती है। और तीसरा है डिविडेंड री-इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में ऐसे ऑप्शन लगा रहे हैं जिसमें डिविडेंड मिलता है, तो उसमें आप डिविडेंड री-इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, जिसमें कि डिविडेंड तो मिलेगा, लेकिन डिविडेंड दोबारा से री-इन्वेस्ट हो जाएगा। उससे फिर फर्दर कुछ यूनिट्स परचेज़ हो जाएँगी, और आपका जो इनकम, जो अमाउंट है, वो लगातार इन्वेस्टेड रहेगा, इन्वेस्ट होता रहेगा और ग्रो करता रहेगा। तो अगर हम और फर्दर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो 2 तरह के फंड होते हैं लाइफ के हिसाब से अगर हम देखें तो। एक ओपन एंडेड होता है, जो कि जिसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती है, और ये परपेचुअल होता है, मतलब ये लगातार ये चलता रहता है जब तक कि कंपनी इसको बंद नहीं करती है, और बंद करके आपको पैसा वापस सबको नहीं कर देती है। और दूसरा है क्लोज एंडेड फंड, जो कि एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, और उस टाइम के बाद अपने आप ये फंड जो है क्लोज़ हो जाता है, और जो भी पैसा उस समय जिसका इन्वेस्टेड रहता है, वो रिटर्न कर दिया जाता है। तो ओपन एंडेड फंड है, जो कि परपेचुअल है, मतलब उसमें कोई एंड डेट नहीं है, वो हमेशा बना रहता है जब तक कि कंपनी उसको बंद ना करना चाहे। और क्लोज एंडेड फंड है, जिसमें कि एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और उसके बाद ये क्लोज़ हो जाता है फंड। पहले से निर्धारित होता है कि कब ये फंड क्लोज़ होगा, और उस टाइम पे आपका जो भी इन्वेस्टेड पैसा है, जो भी आपकी वेल्थ है, वो आपको रिटर्न कर दी जाती है। कुछ फिर एक और तरह का फंड है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स सेविंग फंड। और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनमें कि 3 साल की लॉक इन होती है, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 3 साल के बाद ही आप पैसे को निकाल सकते हैं। और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसमें आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं सेक्शन 80C के तहत। 1.5 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 1.5 लाख रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं इनकम टैक्स में, 80C के तहत, सेक्शन 80C के तहत। जस्ट लाइक पीएफ में आप करते हैं, या आप इंश्योरेंस में करते हैं, तो वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए। और फिर फर्दर हम क्लासिफिकेशन करें म्यूचुअल फंड्स की, तो आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। लार्ज कैप फंड हैं, जो कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं केवल। फिर मिड कैप फंड हैं, जो कि मिड कैप कंपनियों की जो मझली कंपनियाँ हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। और स्मॉल कैप फंड हैं, जो कि छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और मल्टी कैप फंड है, जो कि मिक्स में कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ पोर्शन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। फिर सेक्टोरल फंड्स हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, वो आईटी में है, या इस मेटल्स में है, या फार्मा में है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं वो। और सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर के इसमें शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड बेसिकली जो निफ्टी 50 या कोई भी सेंसेक्स है, या कोई भी जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में जो भी शेयर्स हैं, उसी प्रोपोर्शन में लगभग वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जिस तरह से इंडेक्स ऊपर-नीचे चलता है, उसी हिसाब से फंड भी ऊपर-नीचे जाता है। ये इंडेक्स को फॉलो करता है बेसिकली। और चार्जेज़ अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं, तो म्यूचुअल फंड
जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके, वो आपका जो जो पैसा जमा होता है सारा, जो फंड इकट्ठा होता है, उसी में से वो चार्ज करते हैं, और वो जो टोटल अमाउंट जो जमा होता है उसको एयूएम बोलते हैं, असेट असेट अंडर मैनेजमेंट। तो असेट अंडर अंडर मैनेजमेंट जो है, उसी पे ये चार्ज करते हैं अपने एक्सपेंसेस को। फंड मैनेजर की सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, और अपना प्रॉफिट है इनका, जो भी है वो उसी पे बुक होता है। तो ये 1% से लेकर 1% से कम भी हो सकता है ये, और 2% से ज़्यादा भी हो सकता है। लगभग 1 से 2% आप कह सकते हैं आपका एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि बुक होता है आपके फंड के ऊपर, आपके डिपॉज़िट के ऊपर। और फिर नॉर्मली देयर इज़ नो एंट्री चार्ज। आजकल एंट्री चार्ज खत्म कर दिया है, और आप पूरा का पूरा पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है जब आप बाई करते हैं म्यूचुअल फंड को तो। लेकिन एक जब आप निकालते हैं पैसा, जब आप रीइंबर्समेंट लेते हैं, तो उस समय आपका 1% का एग्ज़िट चार्ज लगता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द फंड्स में, कि 1 साल के अंदर अगर आप पैसे को वापस निकाल रहे हैं, या आप विथड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1% का एग्ज़िट चार्ज लगेगा। तो इसके अलावा हम बात करें, अगर फंड आप चूज़ कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और ये रिस्क डिपेंड करता है कि आपको जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वापस, वो कितने टाइम के बाद ज़रूरत पड़ेगी, और आप लाइफ़ के किस स्टेज में हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, यंगस्टर हैं अभी, और 30s में हैं, 40s में हैं, तो अभी आपको मे बी कि तुरंत पैसे की ज़रूरत नहीं हो, और आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए आप पैसा डाल रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं आप। तो इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रिटायरमेंट नज़दीक है, या रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहे हैं, तो उस समय आप वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि आपने जो भी पैसा इकट्ठा किया है वो कम हो। तो उस केस में आप थोड़ा सेफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं, कम रिस्क वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि डेब्ट फंड है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आप अपना रिस्क देखिए, रिस्क कितना आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप टेन्योर देखिए, कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 2-4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेब्ट फंड में जाना बेटर है। अगर आप 5 साल से ऊपर, 5 साल, 10 साल से ऊपर के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, तो इक्विटी फंड में फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेटर ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता है वहाँ पे। और आप फिर रेटिंग देखिए फंड का, जो जिस फंड आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी क्या रेटिंग है। जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं लगातार फंड्स की रेटिंग करती देती रहती हैं। तो आप 5 स्टार फंड्स जो हैं वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी होती है, रिटर्न भी अच्छा होता है। तो आप उनको चूज़ करिए। फिर एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट, ये आप देखिए कितना है। ये एक ठीक-ठाक अमाउंट होना चाहिए। अगर बहुत छोटा फंड है, अगर 200-300 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए अगर मैनेज कर रहा है, तो जो भी उसके खर्चे होंगे उसी 100 करोड़ रुपए में बुक होंगे। तो उसके एक्सपेंसेस जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर बड़ा फंड है जिसमें 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है लोगों का, तो उसमें बहुत कम, मे बी कि आधा परसेंट से भी कम एक्सपेंस रेशियो हो। मतलब जो आपके ऊपर चार्ज, जो बर्डन होगा फंड मैनेजमेंट कंपनी का, जो खर्चा है उसका, वो बहुत कम होगा। तो एयूएम देखिए, एक ठीक-ठाक एयूएम होना चाहिए, कम से कम आपके लिए 500 करोड़ से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर परफॉर्मेंस देखिए फंड का, पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या कंसिस्टेंसी है, क्या उसके परफॉर्मेंस में लगातार बढ़िया रिटर्न दे रहा है क्या? और बाकी आप कंपेयर करिए कि उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, उनकी तुलना में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, उनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है या उनसे पीछे चल रहा है ये। तो इस बेस पे आप डिसाइड करें कि कौन-सा फंड आपको बेस्ट सूट करता है और किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न है उसका, 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न है, बट अभी 1 साल में, 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, तो नेचुरली आप 10 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे या 5 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आज की डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 1 साल का, 2 साल का उसका परफॉर्मेंस देखिए, और कंसिस्टेंसी के लिए आप 3 साल, 5 साल का देख सकते हैं कि क्या इसका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा चल रहा है क्या? इसमें तो आगे भी अच्छा ये करता रहेगा। तो ऑप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन-सा ऑप्शन प्रेफ़र करना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमेशा आप डायरेक्ट प्लान एक तो लीजिए, जिसमें कि मैंने बताया था हायर रिटर्न मिलता है। अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हैं, जो कि ब्रोकर के थ्रू या बैंक के थ्रू होता है, तो उसमें करीब 1% आपको कम रिटर्न मिलता है। फिर अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, और एक बड़ा कॉर्पस रिटायरमेंट फंड या जो भी आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ ऑप्शन में जाइए।
कभी डिविडेंड ऑप्शन में मत जाइए क्योंकि उसमें पैसा आपको वापस मिलता रहेगा, थोड़ा पैसा उसमें निकलता रहेगा, तो आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो चूज़ फॉर ग्रोथ ऑप्शन, फिर उसके बाद इक्विटी फंड्स में जाइए आप, क्योंकि इक्विटी फंड्स में आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिल जाते हैं, 12%, 15%, 18%, मे बी 20% का सालाना रिटर्न आपको मिल जाए। अगर डेब्ट फंड में आप जाएँगे तो आपको 7-8% या मे बी 10% तक का रिटर्न मिले। तो आप इक्विटी फंड्स में जाइए, अगर आपके पास टाइम है, टाइम हॉरिज़न है, तो आप 5 साल, 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो। और डाइवर्सिफ़ाई करिए आप, मल्टीपल फंड्स में कभी भी एक फंड में सारा पैसा नहीं डालना है। आप कम से कम 5 फंड्स में, 4-5 फंड्स में आप, या हो सके तो 8-10 फंड्स में, अलग-अलग तरीके के फंड्स में, अलग सेक्टर के फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो डाइवर्सिफ़ाइड रखिए अपने इन्वेस्टमेंट को। फिर इन्वेस्टमेंट करना कैसे है? एक तो आप डायरेक्टली, मैंने बताया था कि आप एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या फंड हाउस है, आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के सीधे कर सकते हैं। या आप थ्रू कैम्स कर सकते हैं, या कार्वी की वेबसाइट है। ये बेसिकली सिंगल विंडो ये सर्विस देते हैं, और यहाँ से आप कैम्स के वेबसाइट से या कैम्स के ऑफिस में जाकर के आप किसी भी, मोस्ट ऑफ द 80% म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ से जाके कर सकते हैं। और कुछ फंड्स जो है वो कार्वी के साथ रजिस्टर्ड है, कार्वी सर्विस देता है। तो आप इनकी वेबसाइट पे या ऐप पे जाके आप कर सकते हैं, या फिर आप इनके ऑफिस में जाकर के और सीधे वहाँ फिजिकल फॉर्म भर करके, एप्लीकेशन भर करके, और पेपर्स कुछ लगते हैं साथ में, आईडी, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट प्रूफ आप दे करके, और वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और आप स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू आप कर सकते हैं, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो भी म्यूचुअल फंड में भी नॉर्मली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और म्यूचुअल फंड एजेंट्स हैं या एडवाइजर्स हैं जो कि आपको होम टू होम, डोर टू डोर सर्विस देते हैं, आप उनके माध्यम से कर सकते हैं। और अपने बैंक के भी माध्यम से आप कर सकते हैं। बैंक्स में भी आजकल सेपरेट काउंटर होता है इनके लिए, और प्राइवेट बैंक्स में स्पेशली, और वहाँ पे आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं जाकर के। और वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं बैंकों की। और फिर आप ढेर सारे ऐप्स भी हैं, जैसे ईटी मनी, पेटीएम मनी, ग्रो है। इन ऐप्स के थ्रू भी आप सीधे डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इतने सारे माध्यम हैं, आप कोई भी माध्यम चूज़ कर सकते हैं। और मिनिमम अमाउंट ₹500 है मोस्ट ऑफ द फंड्स में। और कुछ फंड्स हैं, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जिसमें ₹1000 मिनिमम या ₹5000 मिनिमम का इन्वेस्टमेंट माँगते हैं, बट 90% केस में ₹500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको यूनिट के फॉर्म में मिलता है यहाँ पे। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो उसकी कुछ यूनिट्स, जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएँगी। और जो रेट होता है उसको एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसको एनएवी से डिवाइड कर देंगे, और जो भी नंबर आता है उतने नंबर यूनिट आपको अलॉट हो जाएँगी और आपके अकाउंट में दिखने लगेंगी। और ये एनएवी जो है लगातार बढ़ता-घटता रहता है जैसे-जैसे आपका फंड की वैल्यू घटती-बढ़ती है। और फिर नॉर्मली एनएवी, जब भी फंड स्टार्ट किया जाता है कोई भी नया फंड, तो ₹10 का एनएवी रखते हैं जो फंड हाउसेस हैं। और फिर वो जैसे-जैसे टोटल फंड की वैल्यू बढ़ती-घटती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वैसे जो है एनएवी उसका बढ़ता-घटता जाता है, नॉर्मली बढ़ता जाता है टाइम के साथ में। और यूनिट्स आपकी, अगर आपने सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिक्स रहती हैं, तो आपका एनएवी बढ़ता जा रहा है, तो आपका टोटल अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है। अब लिक्विडिटी कितनी है फंड्स में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है म्यूचुअल फंड्स में, और जब भी आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देते हैं तो 3 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। और सबसे अच्छा है कि सारा ट्रांज़ैक्शन अकाउंट से है। आपके अकाउंट से ही पैसा इन्वेस्ट होगा और आपके अकाउंट में ही पैसा वापस आ जाएगा। और ध्यान क्या रखने की चीज़ें हैं जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप हर 6 महीने से 1 साल में रिव्यू करते रहिए जिन फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप उनका परफॉर्मेंस चेक करते रहिए। अगर लगता है कि ये फंड कंपेयर टू अदर फंड्स जो उसी कैटेगरी के हैं, ये पीछे जा रहा है, और या उस सेक्टर में अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, या आपको लगता है फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है पर्टिकुलर, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं दूसरे फंड में, या उसको सेल करके आप दूसरा फंड परचेज़ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड परचेज़ कर सकते हैं। और जब भी इन्वेस्ट करिए तो आप उसका फ़ोलियो नंबर, एक ये रेफ़रेंस नंबर होता है फ़ोलियो नंबर, इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लें, एक डायरी अपनी बना लें और उसमें नोट करके रख लें, ताकि कल को आपको पासवर्ड भूल जाएँ, या ऐप जिस ऐप के माध्यम से आपने किया है, जहाँ पे आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, मे बी कि ऐप वो बंद हो जाए या काम ना करे। तो आपके पास फ़ोलियो नंबर रहेगा, तो आप सीधे एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके ऑफ़िस में जाकर के, या कार्वी या कैम्स के ऑफ़िस में जाकर के आप सीधे वो फ़ोलियो नंबर मेंशन करके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, और आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा।